afternoon all of you. BSc थर्ड ईयर फिज़िक्स का जो पेपर 1 है क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें ये जो है यूनिट 1 है और उसका सिलेबस है इंट्रोडक्टरी श्रोडिंगर थ्योरी। तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इसके अंदर है। फर्स्ट पार्ट पूरा आपका क्वांटम मैकेनिक्स का है, सेकेंड पार्ट जो है वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का है, और जो लास्ट पार्ट है वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिज़िक्स है, जो रमन स्पेक्ट्रम वगैरह उस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर है। तो करीब करीब ये 2 भागों में बटा हुआ पूरा सिलेबस है। फर्स्ट पार्ट पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का है एंड सेकेंड पार्ट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो फिज़िक्स है वो आएगी इसमें। तो फर्स्ट जो यूनिट है उसका ये सिलेबस है। इसके अंदर हम बोर क्वांटम थ्योरी, ड्यूअलिटी ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, एक्सप्लेनेशन कंफर्मेशन फेज इन ग्रुप वेलोसिटी है, वेव पैकेट्स हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन है, डी ब्रोगली वाली इक्वेशन है, ऑपरेटर्स हैं, आइगन वैल्यू है, ये सारी जो चीज़ें हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर, ये सारी इसके अंदर हमें पढ़नी है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है या जो एजेंडा है वो है लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड राइज एंड फॉल ऑफ प्लांक बोर क्वांटम थ्योरी, चीर सम्मत सिद्धांत की सीमाएं तथा प्लांक बोर क्वांटम सिद्धांत के उतार चढ़ाव। ये बड़ा टॉपिक है लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। उसमें जो फर्स्ट पार्ट हमारा आता है वो है कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आज का जो लेक्चर है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर ही आधारित है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो है क्या। तो हमारे पास 19वीं जो शताब्दी थी उससे पहले की जो परिघटनाएं थी, जैसे कि न्यूटन की जो गति के नियम थे, तो ये सारा जो नियम थे तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसको कहते थे, मतलब उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहा गया। तो उस समय की जो परिघटनाएं थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, यदि कोई वस्तु ऊपर से आप नीचे फेंकते हैं तो क्यों ऊपर नीचे आती है, या किसी वाहन है, कोई बॉल है, उसकी गति जो है वायुयान जैसे उड़ रहा है, या जितनी भी ऐसी जो परिघटना है, नत समतल पर गति है, किसी द्रव के प्रवाह की गति है, इस तरह की जो सारी जो परिघटना है उसको अपन क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स है उसके द्वारा समझाई जा सकती थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद कुछ ऐसी परिघटनाएं हुई जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कृष्णिका है ये। तो इस तरह की कुछ आविष्कार या कुछ परिघटनाएं उस समय हुई या इसका आविष्कार हुआ या पता चली, तो इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझा जा सकता। तो उसके लिए अब इसको समझाने के लिए, या इसका जैसे कि कोई बॉल है यहाँ पे, इसकी जो गति है या इसका कितना वेग है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका मोमेंटम कितना है, मास टाइम वेलोसिटी से अपन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे नाभिक के अंदर जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की गति है, उस समय इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई थी, तो इसकी गति का जो वर्णन है वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन के जो सिद्धांत है उसके द्वारा हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो अब इसकी गति की व्याख्या कैसे की जाए, तो उसका जो जवाब है वो क्वांटम मैकेनिक्स में मिलता है। तो उसके लिए जो नई भौतिकी जनरेट हुई वही क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। अब ये क्वांटम क्या है ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। तो इन प्रभावों की व्याख्या के लिए जो मैकेनिक्स या यांत्रिकी जो होती है वही क्वांटम मैकेनिक्स होती है। इसके द्वारा ही इन प्रभावों की व्याख्या की जा सकती है, या क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसके द्वारा नहीं की जा सकती। या हम कहें कि ये 2 तरह के वर्ड होते हैं, या
दो तरह के निकाय हैं, एक तो है स्थूल निकाय और एक है सूक्ष्म निकाय, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका साइज़ बहुत कम है, जैसे 10⁻⁻10 मीटर तक है ये। और एक और होता है, इसको हिंदी में सूक्ष्म निकाय कह सकते हैं। यदि किसी वस्तु का जो डायमेंशन है बहुत ज़्यादा कम है, 10⁻10 ऑर्डर का या प्रकाश की वेवलेंथ के ऑर्डर का है, तो वो सूक्ष्म निकाय में आता है। और एक होता है स्थूल निकाय, जिसके अंदर डायमेंशन अधिक है, जैसे 1 मीटर है, 10 मीटर है, जैसे गेंद है, कोई बॉल वगैरह है, तो उस तरह की जो पूरी गतियां हैं वो स्थूल निकाय में आती है। तो इसके अंदर जितनी भी परिघटना है उसको आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा समझा सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म निकाय है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उसकी जो परिघटनाएँ हैं या जो प्रभाव है, इसको आप इसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो उसकी व्याख्या के लिए सूक्ष्म निकाय माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है या इस तरह के जो प्रभाव है उसकी व्याख्या के लिए जो मैकेनिक्स या यांत्रिकी है, वो क्वांटम यांत्रिकी में इसका जवाब मिलता है। सो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो जो माइक्रो वर्ल्ड है, सूक्ष्म जो निकाय है उससे संबंधित है। तो उसमें जो होने वाली जो परिघटनाएं वगैरह हैं उसकी व्याख्या जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा की जा सकती है। तो उसी प्रकार की जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो उसमें जो पहला है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो आज का है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले हम समझेंगे कि ये जो ब्लैक बॉडी है उसका क्या मतलब होता है, या हिंदी में इसे कृष्णिका कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी का क्या अर्थ है, तो देखिए किसी भी वस्तु है या कोई भी पिंड है, उसके ऊपर ऊर्जा आपतित की जाए या इसको कोई ऊर्जा विकिरण दी जाती है, तो तीन चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। हमने इसको ऊर्जा दी या कोई रेडिएशन इसके ऊपर आया, विकिरण इसके ऊपर आती है, तो पहला तो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तीसरा जो है दूसरा है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक और चीज़ हो सकती है ये इसको ट्रांसमिट कर दे। तो तीन चीज़ें इसके अंदर हो सकती है, या किसी वस्तु या पिंड को ऊर्जा देने पर वो जो ऊर्जा है वो या तो परावर्तित हो जाएगी, तो परावर्तन उसका हो जाएगा। दूसरा है वो जो पिंड है वो इस ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, मतलब ये A λ। और तीसरा हो सकता है कि ये इसको पारगमित कर दे या ट्रांसमिट कर दे। तो इस तरह की ऊर्जा जो है वो तीन पार्ट में इसमें डिवाइड हो जाती है। तो ये सारे जो हैं R λ, A λ और T λ, ये अवशोषण गुणांक कहलाएंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से जो एनर्जी दी अपन ने वो तीन पार्ट्स में से डिवाइड हो जाएगी। तो यदि कोई पिंड है जो इसके ऊपर किसी भी वेवलेंथ का या किसी भी तरंग दैर्ध्य का विकिरण उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं या गिराते हैं, तो ये इस किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण का 100% 100% वो उसका अवशोषण कर ले। ये जो है कोई भी ना तो वो रिफ्लेक्ट करे ना ही ट्रांसमिट करे, ऐसा पिंड जो इस पर गिरने वाली जो रेडिएशन है, विकिरण है, उसका 100% किसी भी तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण है उसका 100% अवशोषण अगर कर लेता है, तो उस तरह का जो पिंड है उसे कृष्णिका या ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब क्योंकि ये न ऐसा जो पिंड होता है वो ना तो इसका इसके अंदर तीन चीज़ें देखिए, जो भी कृष्णिका होती है, क्योंकि ना तो ये जो ऊर्जा इसके ऊपर विकिरण आ रही है उसका ना तो रिफ्लेक्शन कर रहा है, इसको परावर्तित भी नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट भी नहीं कर रहा है, तो हमको ये काली दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें A=1, क्योंकि इसका जो अवशोषण गुणांक है वो 1 होता है। इसमें अगर देखेंगे कि अगर यहाँ पे इसका डिवाइड कर दें जो इंसिडेंट एनर्जी है, तो हमें यहाँ पे अवशोषण गुणांक जो होंगे वो मिल जाएंगे। तो ये वाला जो है रिफ्लेक्शन हो गया, ये एब्सॉर्प्शन हो गया और ये ट्रांसमिशन हो गया। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और तीनों को जोड़ेंगे तो इसका मान 1 प्राप्त होता है। तो कृष्णिका क्या है? कृष्णिका वह पिंड है जिसके ऊपर किसी भी तरंग दैर्ध्य का यानी जो वेवलेंथ है उसका अगर विकिरण आपतित करते हैं तो उसका 100% अवशोषण कर लेता है। उस पिंड को अपन कृष्ण पिंड कहते हैं या ब्लैक बॉडी कहा जाता है। उसके लिए अवशोषण जो गुणांक है वो A=1 होता है। लेकिन प्रकृति में कोई भी वस्तु जो है वो आदर्श, ये आदर्श स्थिति है, आदर्श जो कृष्णिका है उसकी बात ही व्यवहार नहीं करती है। मतलब प्राकृतिक रूप से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो 100% उस पर आने वाला जो विकिरण है उसका अवशोषण कर लेती है। केवल 2 वस्तुएं ऐसी है जो नियरली एब्जॉर्प्शन करती है। उसमें एक आती है प्लेटिनम ब्लैक, और दूसरी होती है लैम्प ब्लैक, जिसको काजल जो होता है वो होता है करीब। तो प्रकृति में केवल 2 वस्तुएं हैं जो करीब करीब ये 96% तक और ये करीब 98% तक जो रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, जो गिराया जाता है, उसको अवशोषण करता है। एक होता है प्लेटिनम ब्लैक, दूसरा होता है लैम्प ब्लैक। तो केवल 2 वस्तुएं हैं जो इसका अवशोषण करती है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कृष्णिका। तो ऐसा पिंड जिसके ऊपर किसी भी वेवलेंथ का, किसी भी तरंग दैर्ध्य की विकिरण आपतित करने पर वह 100% उस विकिरण को अवशोषण कर लेता है, वैसा पिंड जो है वो कृष्णिका कहते हैं। थोड़ा स्लाइड में अपन देखते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है ऐसे ही थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट है, सैद्धांतिक पिंड है, क्योंकि प्रकृति में ऐसा कोई भी पिंड जो है वो होता ही नहीं है। तो ब्लैक बॉडी इज अ theoretical object that observe 100% of the radiation that hits it. तो therefore it reflect no radiation and appear perfectly black. इसलिए बिल्कुल ये ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, इसलिए इसको कृष्ण पिंड कहते हैं। Roughly we can say that the stars radiate like black body radiator. जो तारे हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएटर हैं। This is important because it means that we can use the theory of black body radiation to infer things about star. हम देखिए ब्लैक बॉडी जो है उसको रेडिएशन देंगे और रेडिएशन देने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो जो रेडिएशन अपन उसमें गिरा रहे हैं, जो ऊर्जा दे रहे हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा और उसको रेडिएट करेगा, उसको उत्सर्जन करेगा। तो उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है उसी को, विकिरण जो है उसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। किसी भी पिंड जो कृष्णिका है उसको आप अगर ऊर्जा देंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, तापमान के बाद वो उस ऊर्जा को लेना बंद कर देगा और वो विकिरण उत्सर्जित करेगा। उस विकिरण को ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और जितना ज़्यादा देंगे उस हिसाब से उसका जो कलर है वो भी चेंज होता जाएगा। देखिए सितारे विशेष तापमान पर जो ब्लैक बॉडी है अधिकतम ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और एक खास चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो ब्लैक बॉडी है उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो केवल तापमान पर निर्भर करती है, बाकी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। अब हम देखते हैं ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन, तो यही हो जाएगा वैसे। देखिए आदर्श जो ब्लैक बॉडी है, द ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच अलाउ द वॉल ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन टू पास इनटू इटसेल्फ। जितना भी रेडिएशन इस पे गिरा रहे हैं वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है और कोई भी जो रेडिएशन है उसको उत्सर्जित नहीं करती है या रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ट्रांसमिट नहीं करती है। और सभी वेवलेंथ के लिए ये सत्य है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं इसके विषय में
कि द रेडिएशन बिटवीन टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड एनर्जी। ये कलर टेम्परेचर है, इस तरह जिसे उसको गर्म करते जाएंगे तो इस तरह से हमें ये प्राप्त होगा। ये लाइट स्पेक्ट्रम जो आता है ये हाई प्रेशर और सोडियम लैम्प का होगा। जैसे बल्ब है तो जैसे शुरू में जलता है तो रेड होगा, धीरे धीरे उसका कलर वो चेंज होता जाता है। इस तरह से ये जैसे जैसे आप उसको गर्म करेंगे, एनर्जी देंगे, उसका कलर जो होगा वो चेंज होता जाएगा। आदर्श कृष्णिका के लिए जो एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर जितना भी रेडिएशन इंसिडेंट करे वो 100% उसका एब्जॉर्प्शन कर ले। तो प्राकृतिक रूप से तो ऐसा संभव नहीं है, कोई भी पिंड जो है वो नहीं होता है। तो फेरी नामक वैज्ञानिक ने ऐसी एक कृष्णिका बनाई थी। तो ये डबल वॉल्ड इस तरह का दोहरी दीवार का एक पूरा गोला होता है, खोखला गोला है, इसे फेरी की कृष्णिका कहते हैं। इसमें डबल दीवारें होती हैं और बाहर ये कॉपर वगैरह का बना होता है और बाहर निकल का पूरा कोटिंग करते हैं और अंदर जो प्लेटिनम ब्लैक या जो लैंप ब्लैक है उसका पूरा कोटिंग किया जाता है। और यहाँ पे एक शंकुनुमा आकृति ऐसी बनाई जाती है और यहाँ पे बहुत ही नैरो ओपनिंग होती है, वो जिस तरह से अपन लिख दें इधर। तो इस तरह की कृष्णिका जो थी वो बनाई थी फेरी ने, क्योंकि आदर्श कृष्णिका जो होती है फेरी की आदर्श कृष्णिका कहलाती है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर विकिरण आता है तो यहाँ से अगर टकराएगा तो अंदर ही ये इस तरह से घूमता रहेगा, बार बार परावर्तन इसका ऐसे होता जाएगा अंदर, और कोई भी जो रेडिएशन जो आ रहा है कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये एक आदर्श कृष्णिका की तरह व्यवहार करती है, इसे फेरी की कृष्णिका कहते हैं। बाहर निकल का पूरा कोटिंग कर देते हैं ताकि बाहर का जो भी गर्मी वगैरह है रेडिएशन से इसका बचाव होता है, और अंदर पूरा प्लेटिनम ब्लैक या लैंप ब्लैक से कोटिंग करते हैं ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो करीब 99.99% तक इसमें जो रेडिएशन जो आ रहा है, विकिरण जो है उसका अवशोषण हो जाता है। तो ये जो थी वो फेरी की कृष्णिका कहलाती है, उसने ये बनाई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो है कृष्णिका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसको जैसे जैसे आप इसको गर्म करेंगे या ऊर्जा देते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये विकिरण लेना बंद कर देगी और विकिरण का उत्सर्जन करती है। तो ब्लैक बॉडी जो है कृष्णिका से जो निकलने वाला विकिरण है उसे ही ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं या कृष्णिका विकिरण कहा जाता है। अब ये जो कृष्णिका विकिरण है वो निर्भर करता है कि कृष्णिका जो विकिरण है वो निर्भर करती है तापमान पर, और इसका अगर स्पेक्ट्रम या इसकी जो अध्ययन किया था ल्यूमर नाम के वैज्ञानिक ने, और इससे निकलने वाली तरंग दैर्ध्य और इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा घनत्व होता है या ऊर्जा की इंटेंसिटी है, इसके मध्य में उन्होंने एक ग्राफ मिलता है इस तरह का। ये अलग अलग तापमान पर इसको रखा जाता है। तो हमें वेवलेंथ जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ाते जाएंगे और तापमान अलग अलग तापमान पे इस तरह के कर्व हमें जो वक्र है वो प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा कृष्णिका विकिरण का पूरा स्पेक्ट्रम इस तरह से हमें प्राप्त होता है। इन्होंने तापमान अलग अलग तापमान पे रखा था और इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ऊर्जा घनत्व है उसमें, और तरंग दैर्ध्य में इस तरह से ग्राफ प्राप्त किया था। जैसा कि आप स्लाइड जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सभी वेवलेंथ जो है जिस तरह से ये दिख रहा है, ये विजिबल वेवलेंथ के अंदर आ रहा है। ये अलग अलग तापमान पे, जैसे सबसे पहले अगर तापमान कम रखा गया है जैसे 3000 केल्विन पे है तो हमें इस तरह का ये कर्व प्राप्त होता है। फिर तापमान बढ़ाते जाएंगे तो ये जो पिक है इसके अंदर आप देखें तो इस तरह का कर्व जो है हमें प्राप्त होता है इसमें। तो जैसे जैसे तापमान इसमें बढ़ाएंगे, द हायर द टेम्परेचर द मोर द इमिशन एंड शॉर्टर द एवरेज वेवलेंथ। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो ये जो शिखर मान जो आ रहा है वो कम जो तरंग दैर्ध्य उसकी तरफ विस्थापित होता जाता है इसमें।
पहला तो ये जो ग्राफ है ये कहीं से भी टूट नहीं रहा है, तो ये जो ग्राफ मिल रहा है वो सतत है, कंटिन्यूस है। तो हायर द टेम्परेचर, उच्च जो तापमान होगा तो मोर द इमिशन, तो ज़्यादा उत्सर्जन होता है, और जो कर्व है वक्र है वो कम जो तरंग दैर्ध्य उसकी तरफ विस्थापित होता है। और अगर कम लिटिल पावर रेडिएशन है तो वेरी लो वेवलेंथ, इस तरह से एक कर्व हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और जैसे से अगर यहाँ पर अगर ये टेम्परेचर अगर कम है तो अधिक वेवलेंथ की तरफ जाएगा ये। द पावर रेडिएशन इंक्रीजेज रैपिडली एज लैम्बडा इंक्रीजेज फ्रॉम वेरी स्मॉल वैल्यू। पावर रेडिएशन जो है वो इंक्रीजेज होता है, कम तरंग दैर्ध्य होगी, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाते गए इसके अंदर तो कम जो तरंग दैर्ध्य उसकी तरफ ये विस्थापित हो रहा है इसमें। देखिए कर्व जो है पहले तो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद ये अधिकतम पर जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम होने के बाद एक पिक जो है इधर आएगा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज ऊर्जा जो है इसकी कम होती जाएगी इसमें, और इस तरह से अधिक तरंग दैर्ध्य जो है उसकी तरफ विस्थापित हो जाएगा। द पावर रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट सर्टेन वेवलेंथ, मतलब पावर जो है लैम्बडा मैक्स हमको यहाँ पे मिलता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अधिकतम तापमान पर हमको यहाँ पे मिलता है ये। इसके बाद अगर अपन देखिए लैम्बडा इज लेस देन लैम्बडा मैक्स, तो यहाँ पे और RT ड्रॉप स्लोली बट कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, ये कहीं से भी टूटता नहीं है, अधिकतम पे जाने के बाद भी फिर धीरे धीरे ये ऊर्जा जो है कम होती जाती है, जैसे तरंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी पर। तो लैम्बडा मैक्स इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो अधिकतम जो तरंग दैर्ध्य है ये वो बढ़ती जाएगी। पहले यहाँ पे 1250 पे कम आया, उसके बाद फिर जो कम तरंग दैर्ध्य की तरह ये विस्थापित हो जाता है। और टोटल रेडिएशन फॉर ऑल फ्रिक्वेंसी जो है इंक्रीज लेस रैपिडली देन लीनियरली विथ इंक्रीज टेम्परेचर। इस तरह से ये ग्राफ हमको यहाँ पे प्राप्त होता है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो कर्व आ रहा है, इस तरह का जो ग्राफ इसके अंदर आ रहा है उसकी व्याख्या अलग अलग वैज्ञानिकों ने की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ, जिसको बोलते हैं कि क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पे पावर रेडिएशन पर यूनिट सरफेस या एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित जो ऊर्जा है उसके लिए स्टीफन जो था, स्टीफन और बोल्ट्जमैन जो है उन्होंने एक नियम दिया था। तो सबसे पहले जो है स्टीफन नियम पढ़ते हैं। ये जो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो हमने देखा इससे पहले ये वाला, तो ये जो ग्राफ इस तरह से बन रहा है तो इसकी व्याख्या के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने रूल्स दिए थे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके अंदर अपन देखें तो इसने बताया था कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट इज़, यहाँ से जो ऊर्जा जो कृष्णिका विकिरण है वो जो ऊर्जा निकल रही है या उत्सर्जित हो रही है या कृष्ण पिंड के जो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से हर सेकेंड पर सेकेंड उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा है, इसको उत्सर्जकता भी कहते हैं। वो जो है वो पिंड का जो तापमान है उस तापमान या परम ताप के चतुर्थघात T⁴ उसके समानुपाती होती है। या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट राइजेज टू 4th पावर। वो जो भी पिंड है जो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसके चतुर्थघात 4th पावर का प्रोपोर्शनल होता है, उसका समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। बोर्ड पे आप देख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू T⁴, E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो स्टीफन नियतांक होता है, इसका मान 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4 होता है। तो इसने बताया था कि जो इस तरह का स्पेक्ट्रम जो उसके अंदर आ रहा है ये वाला, तो इससे निकलने वाली एकांक क्षेत्रफल से उस कृष्णिका विकिरण जो निकल रही है पर यूनिट एरिया जो उसे उत्सर्जकता कहते हैं, तो वो है उस पिंड का जो टेम्परेचर है उसके 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल हटेगा तो सिग्मा आएगा। सिग्मा जो है स्टीफन और बोल्ट में दोनों दिया था, तो स्टीफन नियतांक है। तो ये बताया था स्टीफन ने।
तो दिस लॉ गिव्स द टोटल एनर्जी बीइंग इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ बाय द ब्लैक बॉडी। सभी वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो इमिट करती है ब्लैक बॉडी। और इसने ये बताया था कि हाइट ऑफ द कर्व एक्सप्लेन किया था द ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द कर्व एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो इस तरह से ये स्टीफेंस लॉ है, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा है प्रति पर यूनिट सरफेस एरिया से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो T का जो पावर 4 है, जो टेम्परेचर उसके पावर 4 के समानुपाती होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या विन का नियम। तो विन डिस्प्लेसमेंट लॉ हम देखते हैं इसमें। तो विन जो था उसने ये बताया था कि किसी ताप पर या इट इज टेल्स अस वी हीट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको आप गर्म करेंगे, उसको ऊर्जा देंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज होगा। जिस तरह से आप ग्राफ में देखिए, जैसे 1000 केल्विन है तो यहाँ पे रेड है, और ज़्यादा 6000 केल्विन पे येलो हो रहा है, और फिर 1200 पे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो उसने पहला तो ये बताया था कि टेलस एज वी हीट एन ऑब्जेक्ट अप इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ऑरेंज टू वाइट हॉट। तो किसी भी पिंड को अगर आप गर्म करें तो उसका जो कलर है वो बदलता है, वो चेंज होगा, वो रेड से फिर ऑरेंज, लाल से ये नारंगी होगा, फिर सफ़ेद हो जाएगा। तो यू कैन यूज़ दिस कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ स्टार। तो इसका उपयोग आप तारों का जो तापमान है उसको मापने में भी किया जा सकता है। जैसे सरफेस ऑफ टेम्परेचर जो सन का है वो 5778 केल्विन है, और इसका जो पिक वैल्यू है करीब जो इमिशन का वो 502 नैनोमीटर। इस तरह से आप बाकी जो कैलकुलेशन इसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसका नियम क्या है, तो उसने ये बताया था कि जो तरंग दैर्ध्य और जो तापमान है उसमें इसने रिलेशन बताया था। सो देखिए, जो विन का नियम है वो पहला तो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको आप वो हीटअप करेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरा इसने बताया था कि जैसे लैम्बडा इजकल टू B/T फार्मूला आपको दिख रहा है, तो किसी ताप पर कृष्ण पिंड से जो उत्सर्जित होने वाली विकिरण है, किसी भी टेम्परेचर पे जो ब्लैक बॉडी है उससे इमिट होने वाला जो रेडिएशन है उसकी जो तरंग दैर्ध्य का मान है या जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात उससे निकलने वाली जो विकिरण है उसकी तरंग दैर्ध्य उस पिंड का जो तापमान है उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/T। किसी भी कृष्ण पिंड जो है उससे निकलने वाली जो तरंग दैर्ध्य है उसके तापमान या परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे B आ जाएगा, तो लैम्बडा T इजिकल टू B, और अधिकतम तापमान पर ये होगा। तो ये विन का विस्थापन नियम कहलाता है। और यहाँ पर जो B है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, या विन कांस्टेंट्स को कह सकते हैं। और B का जो वैल्यू होता है करीब 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन, इस तरह से हमें प्राप्त होता है इसमें। उसके बाद अगर हम देखें रेले जीन्स लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने देखा कि यहाँ पे लैम्बडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अब जो विन का जो फॉर्मूला है इसने विन रेडिएशन अगर फॉर्मूला हम देखें तो उसने ये बताया था कि जो ये ब्लैक बॉडी है, रेडिएटिंग सिस्टम या ब्लैक बॉडी है, वो बनी होती है नंबरस लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से, जिसको अपन रेजोनेटर कहते हैं। और ये जो रेजोनेटर है वही रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं इसके अंदर। तो उसने एनर्जी का एक फॉर्मूला इसके अंदर दिया था। तो जो ब्लैक बॉडी है वो जो रेडिएशन इमिट कर रही है, तो ऊर्जा जो है वो लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स उसके अंदर होते हैं, सरल आवर्त दोलक उसके अंदर होते हैं। उसने ये बताया था, अभी फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, उसने फॉर्मूला दिया था इस तरह का। तो ये फॉर्मूला उसने दिया था विन का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है उससे। अब इसने इस स्पेक्ट्रम जो आया था उसकी व्याख्या की थी।
तो इस फॉर्मूले उसने ये फॉर्मूला दिया था, इसमें 8πAc लैम्बडा की पावर 4 ई रेज़ टू पावर माइनस सी लैम्बडा के टी। अब इस फॉर्मूले से अगर वो स्पेक्ट्रम हम देखें तो ये जो फॉर्मूला है उसे इसका जो लोअर पार्ट है, कम वेवलेंथ वाला जो है, उसको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन जैसे ही हायर पर जाते हैं तो ये यहाँ पे हायर जो वेवलेंथ वाला पार्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लोअर जो वेवलेंथ वाला पार्ट है वो इसमें मैच कर रहा था इसके फॉर्मूले से। अगर आप पूरा वैल्यूज़ के अंदर रखें और फिर ग्राफ बनाएं तो ये जो लोअर वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ वाला जो पार्ट है, उसको वेन रेडिएशन लो जो लो है उसे एक्सप्लेन किया जा सकता था। लेकिन हायर पर जैसे ही जाते हैं तो ये सही जो रिजल्ट है इसका जो ग्राफ आ रहा है उसे मैच नहीं करता है, तो इसलिए फिर ये इसका ड्रॉबैक है ये वाला। उसके बाद जो आया था वो था रेले जीन्स का लो। तो रेले जीन्स जो है क्लासिकल अटेम्प्ट उसने किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो रेले जीन्स ने किया था। अब ये जो है नेक्स्ट देखते हैं रेले जीन्स लो। तो रेले जीन्स जो है उसने ये बताया था कि जो ब्लैक बॉडी है इज अ कंपोज ऑफ कलेक्शन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स। सरल रेखीय जो ऑक्सीलेटर्स है उसका पूरा एक समूह है, ऐसा बताया था उसने। और दिस एटॉमिक ऑक्सीलेटर जो होते हैं, परमाणविक दोलक जो होते हैं, इन द वॉल ऑफ इनक्लोजर, जो पूरा वो चेम्बर होता है जो ब्लैक बॉडी का, उसके अंदर कंटिन्यूसली एक्सचेंज करते एनर्जी का, किसी भी अमाउंट की जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज करते रहते हैं। लैम्बडा इक्वल टू 0 से लेके लैम्बडा इन्फिनिटी तक की जो वेवलेंथ की ऊर्जा है उसका एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आती है तो व्हेन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडियम विल एज्यूम इक्विलिब्रियम वैल्यू, तो फिर ये जो चैम्बर है टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी जो है यहाँ पे आके फिर रेडिएशन का जो है इमिशन करते हैं। तो रेले जीन्स ने फॉर्मूला जो दिया था रेले जीन्स ने जो फॉर्मूला दिया था वो ये वाला था, ई लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8π/kT अपॉन लैम्बडा की पावर 4 डी लैम्बडा। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका वैल्यू बोल्ट्जमैन का 1.38 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन होता है। अब ये जो फॉर्मूला है उस जो स्पेक्ट्रम है तो उसका जो हायर पार्ट है वेवलेंथ का उसको अच्छे से इसकी व्याख्या करता है या इसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब लोअर पार्ट पर लगाते हैं तो ये उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, ये इसका ड्रॉबैक है। ये देखिए नेक्स्ट है, जैसे ये रेले जीन्स से तो शॉर्टर वेवलेंथ देयर वाज मेजर डिसएग्रीमेंट बिटवीन रेले जीन्स एक्सप्लेन। तो ये जो रेड वाला जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसके फॉर्मूले वैल्यू रखो तो जो कर्व जो बन रहा है इस तरह का नहीं बनेगा। तो ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि देखिए दो तरह के हैं, एक तो विंड डिस्प्लेसमेंट लो था जो लोअर वेवलेंथ जो थी उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और दूसरा वाला जो था वो था रेले जीन्स जो लो है उसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन दोनों में कोई भी नहीं कर पा रहा था, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर आए मैक्स प्लांक। तो उन्होंने प्लांक का नियम दिया था। तो मैक्स प्लांक जो है इन्होंने ही जो क्वांटा जो होता वो इंट्रोड्यूस करा था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम ऑफ एक्शन जो है इंट्रोड्यूस करा था, और इसके लिए 1918 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो प्लांक थ्योरी जो है इन्होंने 19वीं शताब्दी में डेवलप हुई थी। 19th century प्लांक डेवलप अ थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन deals to an equation for the intensity of radiation। अब जब इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था तो उससे ये जो पूरा कर्व है वो एक्सप्लेन हो पाया इसमें। तो उन्होंने ये बताया था कि उसने बताया था कि जो कैविटी रेडिएशन है केम फ्रॉम एटॉमिक ऑक्सीलेशन इन द कैविटी, उन्होंने ये माना था। तो प्लांक में 2 एजप्शन, उन्होंने 2 एजप्शन माने थे इसमें। प्लांक ने कृष्ण पिंड जो था उसकी सफल व्याख्या की थी इन्होंने 19वीं शताब्दी में, और फिर इनके नाम इन्होंने क्वांटम सिद्धांत जो था जो कहते हैं वो इन्होंने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था देखिए, तो उन्होंने 2 एजप्शन इसके अंदर माने हैं। तो पहला तो उन्होंने मतलब पहला जो एजप्शन जो माना है इसमें परिकल्पना या कह सकते हैं, तो उन्होंने पहला बताया था कि द एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीलेटर कैन हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज़, की कुछ डिस्क्रीट विभक्त मान ही हो सकते हैं।
तो देखिए इन्होंने बताया था कि जो एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीलेटर है, जो कृष्णिका विकिरण है, वो सबसे पहले माना गया था कि वो कंपाउंड ऑक्सीलेटर है, उसके बाद सिंगल ऑक्सीलेटर है। तो इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीलेटर है तो यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है वो सतत न होकर विभक्त रूप में निकलती है, या उससे अवशोषण या जो उत्सर्जन जो हो रहा है वो सतत न होकर विभक्त रूप में होता है, या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है। तो प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन या जो अवशोषण है, जैसे रेडिएशन आ रहा था उसका अब्जॉर्प्शन या वो जो उत्सर्जन कर रहा है, तो प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत न होकर, कंटिन्यूस न होकर निश्चित ऊर्जा के बंडल या पैकेट के रूप में होता है। तो ये जो बंडल या पैकेट हैं उन्हीं को क्वांटा कहा गया। तो उसी से पूरा है क्वांटम मैकेनिक्स पूरा ये बना हुआ है, या इसका उद्भव यहीं से हुआ है। तो उसी को पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन भी कहा जाता है। तो पहला उन्होंने ये बताया था, मतलब एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। तो क्वांटाइज का मतलब यही है कि ऊर्जा जो है उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन या इमिशन जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन्स कहा जाता है। दूसरा ये बताया था कि द ऑक्सीलेटर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन मेकिंग अ ट्रांजिशन। द ऑक्सीलेटर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर। एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब ये जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन ये करेंगे। इसमें ऑक्सीलेटर इमिट या एब्जॉर्ब करेंगे। इमिट या एब्जॉर्ब तब करेंगे जब जो क्वांटम स्टेट है, ऊर्जा स्तर है, उसके अंदर से ट्रांजिशन होता है या उसके अंदर एब्जॉर्ब ये होता है। द इंटायर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इन द ट्रांजिशन इज इमिटेड और ऑब्जर्व एज सिंगल क्वांटम ऑफ रेडिएशन। एक सिंगल क्वांटम के रूप में ही उसका इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है, उत्सर्जन या अवशोषण होता है। एन ऑक्सीलेटर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन इट चेंज क्वांटम स्टेट। देखिए अभी ये जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। जैसे ही उसको ऊर्जा दी जाती है तो ये क्वांटम स्टेट चेंज होगी। ये एनर्जी ऐसे दी गई, इसको E इक्वल टू एच न्यू से इसको लिखें तो ये हायर स्टेट में चला गया इस तरह से। यहाँ पे रुकता है 10⁻⁸ सेकेंड और वापस से ये जब लोअर स्टेट में आएगा तो ये जो ऊर्जा है E इक्वल टू एच न्यू, उसको ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट के रूप में उत्सर्जित करता है, उसी को क्वांटा कहा जाता है, वो इन्होंने बताया था। और ये ट्रांजिशन तभी होगा जब क्वांटम जो स्टेट है ये वो चेंज होगी, तभी इसके अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। जिस तरह से अगर ये डायग्राम आप देखिए तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है ये, एन एनर्जी लेवल डायग्राम शो द क्वांटाइज एनर्जी लेवल और एनर्जी इज ऑन वर्टिकल एक्सिस। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये ऊर्जा इसमें बढ़ती जाती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द अलाउड एनर्जी लेवल, जो अलाउड एनर्जी लेवल से वो हैं, और डबल जो हेड एरो इंसिडेंट अलाउड ट्रांजिशन, तो इसके अंदर ही केवल ट्रांजिशन हो सकता है। द एवरेज एनर्जी ऑफ अ वेव इज द एवरेज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ ऑक्सीलेटर्स। इस तरह का ये होता है यहाँ पे। जैसे प्लांक मॉडल जो ग्राफ अगर अपन देखें तो इन्होंने इस जो एनर्जी स्पेक्ट्रम उसकी सफल व्याख्या की थी, और शॉर्ट वेवलेंथ और हायर जो उच्च वेवलेंथ है दोनों के लिए ये सही इन्होंने ये बताया था। दूसरा इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E इक्वल टू एच न्यू। इसका मतलब ये है कि जो प्रत्येक फोटोन है, फोटोन में निश्चित संवेग निहित होता है जिसका मान विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। जो भी फोटोन है उसके अंदर जो उत्सर्जित होगा उसमें, तो E इक्वल टू ये न्यू, मतलब फोटोन है तो उसके अंदर एनर्जी होगी और वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। और इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा H, तो H यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। और इसी से अपन इसे निकाल सकते हैं। E इक्वल टू पी सी अगर करते हैं तो P इक्वल टू एच न्यू अपन सी हमारे पास इस तरह से वैल्यू मिलती है हमें। तो H यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है या यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो इससे हाँ, और C यहाँ पे प्रकाश की चाल है। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी पिंड से उत्सर्जित अथवा उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा का जो मान है वो H न्यू का पूर्ण गुणज होता है।
जो उत्सर्जित अवशोषित ऊर्जा है वो एच न्यू जो है, ये आवृत्ति है, प्लांक कांस्टेंट एन 1 2 3 इस तरह से नंबर है। तो उत्सर्जित या अवशोषित जो ऊर्जा है वो इसका पूर्ण गुणज होता है, तो इसलिए ऊर्जा जो है क्वांटाइज कहते हैं इसको। तो स्पष्टतः किसी पिंड से उत्सर्जित अथवा उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान एच न्यू के पूर्ण गुणज होता है और इसके मध्य में ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। तो इसके आधार पर प्लांक ने कृष्णिका जो विकिरण में ऊर्जा वितरण के लिए सूत्र दिया और इसकी संपूर्ण व्याख्या इन्होंने की थी। तो ये प्लांक का जो फॉर्मूला है वो है और इसके थ्रू उन्होंने संपूर्ण व्याख्या इस तरह से की थी। तो एच इज़ अ फंडामेंटल कांस्टेंट नेचर और ये इस तरह का एक फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला वगैरह हमें डिराइव नहीं करना है, हमें संक्षिप्त में ही इसमें अंदर पढ़ना है खाली। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।